हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। कुमुद, ओजस्वी, प्रथमेश, स्वप्निल, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? छुट्टियां कैसी रही आप लोग की? मौज काटी? क्योंकि अभी पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है नहीं। लेक्चर रिवाइज कर लिया होगा, थोड़ा सा है। आर्यन, देव, विकास, रजनीश, विशाल, कुमुद, सभी बच्चे आ गए हैं। चलिए बता दीजिए आप लोग, क्या हाल चाल है ऑडियो वीडियो का? वॉइस सही आ रही है? लो वॉइस? अब देखिए, एक बार यस लिख दीजिए बच्चों। अगर सब कुछ सही है तो एक बार यस लिख दीजिए, फिर अपने काम पे चलें। आ, कुछ ऑडियो लाउड लिख रहे हैं, कुछ स्लो लिख रहे हैं, क्या मतलब? यस लिखो यार, अगर सब सही है तो। ओके। शिवांश, लो भाई, नाम ले लिया आपका। ऑल फाइन, ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अपने मतलब की बात करते हैं। ठीक है। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के कुछ ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सीखा था जो कि डायरेक्टली नहीं हो पा रहे थे, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस नहीं थे। ओके। चलो अब बोर्ड पे ध्यान दो। सभी का नाम ले लिया है एक तरीके से, जिसका नहीं लिया मान लो ले लिया। ठीक है। नाम में क्या रखा है? काम में रखा है सब कुछ, है ना? और मेरे नाम से क्या है? ऐसा कुछ करो कि दुनिया नाम ले तुम्हारी। ठीक है, बिना बोले। चलो। तो मेरा ये कहना था कि लास्ट टर्न पे हम लोगों ने डीपीपी अपलोड हो गई है आई थिंक। पहली डीपीपी डिफरेंशिएशन और स्ट्रेट लाइन, पहली डीपीपी आपकी स्ट्रेट लाइन की होगी, वो शायद हो चुकी है। 8 to 11। अच्छा, कुछ बच्चों ने ट्राई करना भी शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात है। आप ट्राई कर लीजिए, डिस्कशन का जिस दिन डे होगा उस दिन बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। चलिए पढ़ाई करते हैं। तो मैंने कहा था कि डिफरेंशिएशन जो है, इसके कुछ फंक्शंस के सब्स्टिट्यूशन से मैंने बताया भी था, बट मैंने आपको ये सजेस्ट किया था कि आप जो है क्या करेंगे, इनको एज ए फॉर्मूला रट लेंगे। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर, जो कि डायरेक्टली नहीं थे। याद आ रहा है सभी बच्चों को? डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर ए एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन मैंने बता दिया था क्या होगा। इसको आप x की तरह देखेंगे, ए एक्स प्लस बी, और जो भी x का कोफिशिएंट होगा उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से dy बाई डी एक्स ऑफ साइन के एक्स, जिसमें k कांस्टेंट है। क्या बताया था? साइन के एक्स को सीधे सीधे लिख दो, जो होता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस के एक्स, और x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। x का कोफिशिएंट यहाँ k है, उससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से कॉस होगा, साइन होगा, टैन होगा, सबके लिए चलेगा। ठीक है। इसी तरह मैंने तुम्हें बताया था dy बाई डी एक्स ऑफ एल एन ए एक्स प्लस बी। याद आ रहा है सभी बच्चों को? तो इसका मैंने क्या बताया, 1/x, इसको कैपिटल एक्स की तरह देखोगे तो ए एक्स प्लस बी। ठीक। और इसको x के कोफिशिएंट से क्या करने का है? मल्टीप्लाई करने का है। क्या आएगा? a अपॉन, अच्छे क्वेश्चन में इन सब की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, ए एक्स प्लस बी। जब हम काइनेमेटिक्स के बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जो बच्चे इरोडोफ करना चाह रहे हैं या बाकी कुछ, उनके लिए मैं बेस बना रहा हूँ। तो ये एटलीस्ट इन फंक्शंस का आपको डिफरेंशिएशन मैंने बताया था, और इनका प्रूफ भी बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। याद आ रहा है सभी बच्चों को? ठीक है, हाँ बिल्कुल, आज नया करेंगे। तो अब डिफरेंशिएशन के बाद आगे बढ़ें,
और ये देखते हैं कि ये डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग क्या है। ये मैंने आपको थोड़ा सा रिकैप किया। डिफरेंशिएशन का जो मीनिंग है, क्यों हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन का क्या बताना चाहता है। ऑब्वियसली अगर हमने डिफरेंशिएशन जैसी कोई चीज़ निकाली है मैथ्स में, तो ऑब्वियसली व्हाट इट सिग्निफाई, तो इससे हमें क्या मिलता है। तो एक तो आपको पता है कि सर ये तो हमें बताता है कि y अगर x का फंक्शन है तो जैसे जैसे x जो है आपका चेंज होगा y भी चेंज होगा। तो व्हाट इज आवर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हमें बताता है सर। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए यही अपना टॉपिक है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हमें ज्योमेट्रिकली क्या बताना चाहता है, अगर आप ये बात सीख जाएंगे तो मैं आपको बताता हूं कि आप जो है काइनेमेटिक्स के वो सारे डिफिनेशन सीख जाएंगे जो आप क्लास 9 से लेके पढ़ते आए हो और सुनते आए हो, जिसको तुम खूब रटते थे और भूल जाते थे। कौन से डिफिनेशन है उस पे आएंगे, लेकिन पहले हम ये सीखते हैं कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। चलो, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई भी ग्राफ खींच रहा हूं, ठीक है, y वर्सेज x का एक ग्राफ खींच रहा हूं। देखिएगा ध्यान से बोर्ड पे, ठीक है, सब लोग बोर्ड पे देखिए। y वर्सेज x का ग्राफ खींच रहा हूं, ये y है, x है, ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, e की पावर x, sin x, कुछ x। तो एक ऐसा फंक्शन है जिसका ग्राफ मैं कुछ भी खींच रहा हूं। मान लो इसका ग्राफ ऐसा है, ये इसका ग्राफ है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे x चेंज हुआ, x को चेंज किया, ये क्या है, y एज ए फंक्शन ऑफ x। देख रहे हो आप, ये अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये अपना डिपेंडेंट। तो सभी बच्चे अब ये जान चुके हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। बना दिया, और वो ग्राफ मैंने जब बनाया तो मुझे ऐसी ट्रेस मिली, मैंने ऐसे मान लिया, ठीक है, मैंने अपने से माना है कि ऐसा ग्राफ है। अब मान लीजिए कि इस ग्राफ में आपने 2 पॉइंट्स ले लिया, एक पॉइंट आपने यहां पे ले लिया, ठीक है, और एक पॉइंट मान लीजिए आपने यहां पे ले लिया। इस पॉइंट का नाम दिया मैंने B और इस पॉइंट का नाम दिया A। अब ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट्स हैं ऑब्वियसली इनके कोऑर्डिनेट्स भी होंगे। कोऑर्डिनेट्स तो आप इतना तो जानते हो कि y पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उससे हमें x कोऑर्डिनेट मिलता है, और x पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उससे हमें y कोऑर्डिनेट मिलता है। तो यहाँ पे हमने ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए, ठीक है, ये परपेंडिकुलर मान लो हमने ड्रॉ किए। चलिए मैं पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, वहाँ भी ले सकते थे, कुछ ऐसा नहीं है, मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। ये पॉइंट आपका मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया, ये B पॉइंट है, ठीक है। अब आप देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। इसके कोऑर्डिनेट्स मैं अगर लिखता हूँ कि मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, व्हाट डज इट मीन, x1, y1, व्हाट डज इट मीन, एंड अब मैं इसका कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ x2, y2। तो क्या इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखो। x1 का मतलब है ये डिस्टेंस, x2 का मतलब है ये डिस्टेंस, ठीक है, y1 का मतलब है ये डिस्टेंस, और y2 का मतलब है ये डिस्टेंस। ये तो सभी बच्चे समझते हैं, तभी आपने ये कोऑर्डिनेट्स लिखा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इनको ज्वाइन कर दिया, इनको आपने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। लो ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया। अब सभी बच्चे लिखना बंद करेंगे, ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे। मैंने क्या किया, एक आर्क है, दिख रहा है, दिस इज ए आर्क, एंड मैंने इनके ए और बी कोऑर्डिनेट्स को क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। तो मुझे कॉर्ड टाइप की चीज मिलती है, बताओ। मैंने ए और बी को ज्वाइन कर दिया और इसको ऐसे ज्वाइन किया, तो इस आर्क पे मुझे एक कॉर्ड टाइप की चीज मिलती है, ओके। तो अगर ये कॉर्ड है तो इसकी लेंथ, ये वाली चीज जो है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, इन दोनों लेंथ को क्या लिखा जा सकता है, बताओ। ये x1 है, ये x2 है, तो इतना डिस्टेंस कितना होगा,
दैट डिस्टेंस इज आवर, सभी जानते हो क्या होगा, x2 माइनस x1। बोलो ये डिस्टेंस अपना क्या होगा, x2 माइनस x1। तो दिस इज ए चेंज, मानते हो कि नहीं, ये अपना क्या है, चेंज है, दिस इज आवर चेंज, ये चेंज है, मानते हो। तो जब ये चेंज है तो इस चेंज को मैं मैथ्स की भाषा में चेंज को लिखा जाता है चेंज इन ए इंटरवल को, देखिए चेंज इन एन इंटरवल। अगर आप ये समझ गए तो काइनेमेटिक्स, आप बेसिक मैथ्स पढ़ते पढ़ते आधा काइनेमेटिक्स पढ़ लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेसिक काइनेमेटिक्स पढ़ लेंगे आप बेसिक मैथ्स खत्म करते करते। तो चेंज इन एन इंटरवल क्या होगा, इट इज x2 माइनस x1, सॉरी चेंज इन एन इंटरवल को हम मैथ्स में कैसे डिनोट करते हैं, एक डेल्टा से, एक डेल्टा साइन से हम डिनोट करते हैं दिस वन। कहीं भी तुम्हें ऐसे डेल्टा बना हुआ दिख जाए तो आप समझ लेना डेल्टा के आगे जो क्वांटिटी लिखी है हम उसका क्या चाहते हैं, चेंज। बट दिस चेंज इज नॉट एट ए इंस्टेंट, रिमेंबर दिस चेंज इन ए इंटरवल। तो डेल्टा, ठीक है, दिस इज द चेंज इन एन इंटरवल। तो चलो मुझे बताओ, ये फाइनल था x2, ये इनिशियल था x1, तो इसका जो इंटरवल है यही तो x2 माइनस x1 कितने का हो जाएगा ये चेंज। तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा x में चेंज है, डेल्टा x, डेल्टा x का मतलब चेंज इन x, और वो क्या होगा, फाइनल x वैल्यू माइनस इनिशियल x वैल्यू, समझ गए। उसी तरीके से इधर आ जाओ, ये जो डिस्टेंस है दिस इज योर y2 माइनस y1, जिसको आप बोल रहे हो डेल्टा y, दिस इज चेंज इन y, समझ गए। मतलब तुम a से घूमते घूमते b तक पहुंच गए तो देयर इज ए चेंज इन y कोऑर्डिनेट, there is also a change in x coordinate. Simultaneously we have two changes, that is in x as well as in y. तो हमें एक इंटरवल में जो मिला that we call it delta x and this is delta y. अभी जो फर्क आप पूछना चाह रहे हैं इंटरवल और इंस्टेंट में, वही तो मैं बताने जा रहा हूँ, पेशेंस से सुनिए। तो अब आपके पास क्या हुआ कि ये हमें चेंज मिला, और मान लीजिए मैं इसको थीटा बोलता हूँ इस एंगल को। तो अब आप मुझे बताओ कि मैं एक ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को, तो इन ट्रायंगल ABC, कैन वी से दैट व्हाट इज आवर tan थीटा, इट इज tan थीटा तो सभी बच्चे जानते हैं 10th क्लास में, अपोजिट साइड अपॉन बेस, तो अपोजिट साइड कितना है, डेल्टा वाई, तो दिस इज योर डेल्टा वाई, और बेस कितना है, डेल्टा एक्स। यहां तक आ गए सभी बच्चे, तो हमने tan थीटा लिख लिया। अब सुनो ध्यान से, हमारा पर्पस क्या है, B जो है A के पास आना चाहता है, B जो है A के पास आना चाहता है। अब वो चाहता है कि इस इंटरवल को, अब जब B जो है A को अप्रोच करेगा, इस कर्व पे चलते चलते B A से मिलने जा रहा है, ऐसे सोचो B A से जब मिलने जा रहा होगा तो जो चेंज है ये इंटरवल डेल्टा x का, वो क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो साइमल्टेनियसली व्हेन डेल्टा x इज चेंजिंग then obviously our delta y is also changing, मानते हो कि नहीं। तो अब आप ये बताओ कि आप इसको कम करने वाले हो, मतलब B जो है A को अप्रोच कर रहा है, तो B जैसे जैसे A को अप्रोच करेगा, आप बताइएगा ये यहां आ जाएगा, फिर ये यहां पर आएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे ये पास आ रहा है और पास आ रहा है, तो एक टाइम आएगा जब B जो है A के काफी क्लोज होगा, जस्ट लाइक उस पर कोइंसाइड करने जा रहा होगा। तब ये जो कॉर्ड है, आप देखो ये कॉर्ड छोटी हो रही है, जैसे जैसे B जो है A की तरफ आ रहा है, मतलब इंटरवल जैसे जैसे कम हो रहा है, B जो है जैसे जैसे A को अप्रोच कर रहा है तो अपना इंटरवल जो है कम हो रहा है। तो जब इंटरवल कम हो रहा है, होते 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 B जो है कहाँ पर आ जाए, A पे कोइंसाइड कर जाए। तो जब B A पे कोइंसाइड कर जाएगा तो क्या होगा बताओ, B जब A पे कोइंसाइड कर जाएगा तो आप देख रहे हो ये कॉर्ड अब खींचोगे, जैसे जैसे B A पे कोइंसाइड कर जाएगा तो ये जो कॉर्ड है छोटा होते होते इस पर क्या बनने जा रहा है, तो इस पे बन जाएगा ये टेंजेंट। तो ये देखा सभी बच्चों को कि ये कॉर्ड हमारा जो है क्या बनने जा रहा है, ये बनने जा रहा है टेंजेंट। और ये जो थीटा है, ये थीटा जो है जैसे जैसे आप बी ए को तरफ ले जा रहे हो, थीटा बढ़ता जा रहा है, देखो बढ़ते बढ़ते बढ़ते, और जब ये टेंजेंट हो गया
तो ये टेंजेंट जो है इस एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन से ये एंगल बना रहा है कुछ। अब ये थीटा बढ़ते 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 ये थीटा हो गया फाइनली। थीटा इज इंक्रीजिंग, थीटा जो है इंक्रीज कर रहा है ना। कब? जब अपना बी ए की तरफ टेंड कर रहा है, तो थीटा जो है अपना इंक्रीज कर रहा है व्हेन डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। मानते हो कि नहीं? जब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसको धीरे 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 अपना जो है ये क्या हो रहा है, टेंजेंट बन गया। तो नाउ वी हैव ए वेरी मतलब आइडिया, एक बहुत आइडिया ये मिलता है कि व्हेन आई एम गोइंग टू जस्ट change our interval in such a way that our interval is going to zero, delta x tending to zero, तो धीरे धीरे डेल्टा एक्स हमारा जब जीरो को टेंड कर रहा है तो ये जो कॉर्ड है वो कॉर्ड क्या हो जा रहा है, टेंजेंट बन जा रहा है। तो अब आप ये समझ सकते हो यहीं सर कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एंड व्हाट इज एवरेज। तो ये जो मैंने लिखा है अभी tan थीटा डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, ठीक है, ये एक तरीके से ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो ये वैल्यू आपको एवरेज वैल्यू बताएगी किसी भी चीज की, एवरेज चेंज। ध्यान से देखिएगा, ये आपको बताएगा एवरेज चेंज, ठीक है, इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। जब आप कोई भी चीज इंटरवल में निकालते हो तो आपको क्या मिलता है, एवरेज, एवरेज मिलता है उसका। चेंज का क्या लिखा रहे, एवरेज। चेंज तो हमेशा हो रहा है, तो इंटरवल में जो चेंज होगा वो एवरेज होगा। कॉर्ड इंटरवल में होगा, टेंजेंट डिस्टेंट में। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे, यही मैं चाह रहा था, तो आप पकड़ लिए। तो एवरेज जो है हमेशा किस में होगा, इंटरवल में। और जब एवरेज होगा तो आप दोनों पॉइंट्स को जोड़ोगे तो आपको डेल्टा चेंज मतलब आपको एक एवरेज वैल्यू मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे ये चेंज हुआ, मैथ्स की भाषा में इस इंटरवल को चेंज होने का क्या मतलब है, उसको लिखा कैसे जाए, उसको लिखते हैं हम लिमिट। ये आप पढ़ोगे आगे, ये अभी 11th में पढ़ोगे। डेल्टा एक्स, LIM मतलब लिमिट हम बोलते हैं, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। अभी आप ये समझो कि डेल्टा एक्स की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, जीरो की तरफ टेंड कर रहे हैं। तो इसमें इसको लिखने का तरीका ये है, लिमिट, इसका मतलब होता है लिमिट। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अगर आप इस एवरेज में ये लिमिट लगा देते हो जिसमें डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो हो जाए, तो ये बन जाता है अपना इंस्टेंटेनियस, यही जो आपने पढ़ा dy बाई डी एक्स। तो आपने ये सीखा कि हमारी जो एवरेज वैल्यू है वो इंस्टेंटेनियस कब बन जाती है। हमारी एवरेज वैल्यू इंस्टेंटेनियस तब बन जाती है जब हम इंटरवल को छोटा करते हैं। और कितना छोटा करते हैं, टेंडिंग टू जीरो करते हैं। तो जब हम एवरेज चेंज को किसी पॉइंट ऑफ, अब ये बताओ यार, इंटरवल जब जीरो हो गया तो ए और बी दोनों कोइंसाइड कर गए, तो हमारा इंटरवल तो जीरो हो गया ना। तो हम बेसिकली कहां पर इसकी वैल्यू चाहते हैं, एक पॉइंट पे, एक डॉट पे। तो जब हम डॉट पे चाहते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एट ए पॉइंट ऑफ, किसी भी, जरूरी नहीं है कि वो टाइम ही हो, वो कोई भी वैल्यू हो। जैसे यहां पर देखो, यहां पे जब मैंने टेंजेंट खींचा तो ये टेंजेंट आप लोग को स्ट्रेट लाइन पढ़ाया है, ठीक है, याद आ रहा है सभी बच्चों को, जब मैंने पहला लेक्चर लिया था स्ट्रेट लाइन पढ़ाया है। तो उस स्ट्रेट लाइन में जो ये एंगल है, ये अगर पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो, ठीक है। तो व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, तो आप ये बोल सकते हो कि अदर वे में दिस tan थीटा इक्वल टू dy बाई डी एक्स, एंड दिस dy बाई डी एक्स इज बेसिकली व्हाट इट इज, slope of the tangent drawn at any point on the curve, any point on the curve। तो किसी कर्व पे अगर हम टेंजेंट खींच दें, ध्यान से सुनिएगा, यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। अगर किसी पॉइंट पे हम एक टेंजेंट खींच दें तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो tan थीटा होगा। वो उसका वही मतलब है कि हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें और उसकी वैल्यू निकालें x इक्वल टू x1 पे। तो बेसिकली जो डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है वो होता है इट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट
ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो स्लोप जो है अपना dy बाई डी एक्स भी हो सकता है, और इसी को और हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स। कहां पर आपने टेंजेंट खींचा है, देखिए x इक्वल टू x1 पे, ये वैल्यू x की कितनी है, x1। तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू x1, दिस इज सेम एज tan थीटा। ये कहने का मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि आप या तो इसका टेंजेंट पता हो, इस टेंजेंट का थीटा पता हो, सुनिएगा, इस टेंजेंट का थीटा पता हो तो डायरेक्ट आप tan थीटा ले लो। तो इसका वही मतलब है कि आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, ये जो फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करो, और वहां से हमें x इक्वल टू x1 पे, जैसे तुम लोगों ने किया है ना अभी डिफरेंशिएशन में कि dy बाई डी एक्स निकालो एट x इक्वल टू 2, तो उसी तरीके से आप यहाँ पे इस फंक्शन का dy बाई डी एक्स निकाल रहे हो। कहाँ पर निकाल रहे हो, x इक्वल टू x1 पे, ठीक है। तो x इक्वल टू x1 पे जो dy बाई डी एक्स निकाल रहे हो, उसका वही मतलब है, अदर वे में उसका दूसरा मतलब और क्या है, उसका वही मतलब है कि हम उस पॉइंट पे क्या करें, एक टेंजेंट खींचें, और उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, जिन बच्चों को एक्सप्लेन के लिए बोल रहे हैं पेशेंस से सुनिए, अभी एग्जांपल दूंगा तो और क्लियर होगा, पहले सुनिए। तो उसका वही मतलब है कि आप टेंजेंट जो खींच रहे हो उससे जो स्लोप होगा दैट इज योर tan थीटा, ठीक है। तो वो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी उसका वही मतलब है कि हम इस फंक्शन का क्या करें, डिफरेंशिएशन करें, और इसकी वैल्यू निकालें कहां पर, x इक्वल टू x1 पे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताया हूं, इसको मैं अभी एक एग्जांपल से और समझाता हूं तो आपको और समझ में आएगा। इस ओवरऑल डिस्कशन में आपके काम की दो चीजें हुई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि पहली बात तो ये हुई कि जब भी हम एवरेज डिफाइन करेंगे तो हमेशा इंटरवल में डिफाइन करेंगे, और एवरेज चेंज का क्या मतलब है कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ध्यान से सुनिए, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, दिस विल गिव यू द एवरेज चेंज इन ए इंटरवल ऑफ डेल्टा एक्स, ओके। अब आप इस इंटरवल को छोटा करते गए, इंटरवल को छोटा करते गए, जैसे जैसे आप छोटा करते गए तो क्या हुआ, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 हुआ। तो ये जो अपना कॉर्ड है ये धीरे धीरे क्या बन गया, एक टेंजेंट, मानते हो। जब ये टेंजेंट बन गया, जब ये टेंजेंट बन गया तो आपको क्या मिलेगा, टेंजेंट बनने के बाद जो है ये एक टेंजेंट हो गया तो ऑब्वियसली इसका स्लोप होगा। तो इसका जो आप tan थीटा लेंगे वो वही होगा जो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन की वैल्यू होगी, कहां पर, x इक्वल टू x1 पे, समझ गए। तो यही चीज लिखा गया है। तो आपने ये जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो क्या सीखा, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है बताइए, डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है स्लोप, उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचना और उसका स्लोप लेना, क्लियर है। अब इस चीज को और समझिए एक एग्जांपल से, ये हटा रहा हूं। मान लीजिए मैं आपको कोई एक फंक्शन देता हूं, मान लीजिए मैंने आपको एक फंक्शन दिया है और ये फंक्शन कुछ ऐसा है, ऐसा ग्राफ है इस फंक्शन का, ऐसा ग्राफ है, ठीक है। ये y है, ये x है, और तुम लोग को मैंने सिखाया हुआ है कि इस टाइप का पैराबोला जो है कैसा होता है, बताओ इस टाइप का पैराबोला कैसा होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मान लो मैंने 2y, ये वही पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ऐसा पैराबोला है। इसकी जरूरत है नहीं, फिर भी रिकॉल करा रहा हूँ, ऐसा ग्राफ बता रखा है मैंने, जिसका डिग्री कम होता है वो उसकी एक्सिस होती है ना, और 4a के जगह पे क्या हो जाएगा, 2, एक कांस्टेंट है, ऐसा मैंने फंक्शन दिया है, ठीक। अब सुनो ध्यान से, अब सब समझ में आ जाएगा जिनको अभी नहीं आया है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y ये फंक्शन है, इसको ट्रेस मैंने पहले से कर दिया, आपको ट्रेस नहीं करना है। मैं यहां पर आपसे पूछ रहा हूं कि यहां पे एक पॉइंट है, ठीक है, और इस पे मैं एक टेंजेंट खींच रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूं, एक टेंजेंट खींच रहा हूं, इस कर्व पे एक पॉइंट लिया है और उस पे मैंने क्या खींचा है, एक
टेंजेंट। ठीक है, इस पे एक मैंने क्या खींच दिया है, टेंजेंट। ठीक है, रुको, ठीक है, ऐसा है। अब इस पे मैंने कोई पॉइंट लिया है, मान लो ये पॉइंट है, इस पे मैंने एक टेंजेंट खींच दिया है। तो ये टेंजेंट आपका ऐसे खींच दिया है। ठीक है, अब यहां पे जो ये टेंजेंट खींचा है इस कर्व पे, ये कर्व ये है, ये कर्व आपका ये है, दिख रहा है ना। इस पे मैंने कोई पी पॉइंट लिया है, यहाँ पे एक टेंजेंट खींच दिया है। अब इस टेंजेंट की आपको क्या दे रखी हुई है, इसका एंगल दिया हुआ है। ये एंगल है अपना 30 डिग्री। तो आपसे अगर मैं ये पूछूं कि फाइंड dy बाई डी एक्स एट एक्स एट पी, तो ये P पॉइंट पे मुझे dy बाई डी एक्स बताओ। P पॉइंट पे मुझे क्या बताओ, dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो मुझे P पॉइंट पे इसका क्या बताना है, डेरिवेटिव। जो भी डिफरेंशिएट करोगे इसको, तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करने के बाद आपको P पॉइंट पे इसकी क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। फिर आप बोलोगे सर डिफरेंशिएट तो हम कर लेंगे, डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, y एज ए फंक्शन ऑफ x, तो y है अपना 1/2 एक्स स्क्वायर, ये है, खूब किया आपने। अब क्या होगा, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो हमें तो मिल जाएगा ये कितना, हाफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ, 2x। अब तो सब लोग समझते हो, तो कितना आएगा हमारे पास x। तो हमें क्या मिलता है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिलती है x के बराबर। लेकिन हमें ये वैल्यू चाहिए P पॉइंट पे, तो ये जो P पॉइंट है उस समय मान लो x कोऑर्डिनेट इसका x इक्वल टू x1 होता है। ध्यान से सुनिएगा। तो अभी मैंने आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया डिफरेंशिएशन का, तो अब आप क्या बोल सकते हो कि डिफरेंशिएशन का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो ये बोल सकते हो कि ये तो डेरिवेटिव है, इस डेरिवेटिव की हम वैल्यू निकाल लें। कहाँ पे निकाल लें, x इक्वल टू x1 पे। तो x इक्वल टू x1 पे जो इस डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, सुनिए फिर से, इस डेरिवेटिव की आपने ये डेरिवेटिव कर लिया, इसकी वैल्यू कहाँ पे चाहते हो, x इक्वल टू x1 पे। और x1 कौन सा पॉइंट है जहां पे आपने इस कर्व पे टेंजेंट खींचा है। तो अभी आपने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या सीखा था कि डेरिवेटिव की किसी फंक्शन के का डिफरेंशिएशन करना और उसका किसी पॉइंट पे वैल्यू निकालना, वो वही होता है जो उस पॉइंट पे हम टेंजेंट खींचते हैं और उस टेंजेंट से हमें क्या मिलता है, उसका जो स्लोप tan थीटा। तो बिल्कुल इसको आप किसके बराबर कर देंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट P पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ होगा उसके स्लोप के बराबर होगा। तो उसका स्लोप हमारे पास क्या था, tan थीटा। स्लोप बता चुका हूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो हम एंगल लेंगे वही है tan थीटा। तो इट इज tan 30, और tan 30 सभी बच्चों को पता है क्या है, √3, 1/√3। तो इससे आपने क्या सीखा कि इस डेरिवेटिव की वैल्यू जो है x1 पर कितनी आएगी, 1/√3। मतलब हम यहाँ पे x इक्वल टू x1 पुट कर दें तो हमें 1/√3 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से ये भी बता सकते हैं कि x इक्वल टू x1 पे x1 हमारा कौन सा पॉइंट होगा, ये भी आप यहाँ से बता सकते हो। क्लियर है सभी बच्चों को। तो अब आप लोगों को आई थिंक थोड़ा क्लियर हो गया कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या बताता है कि किसी डेरिवेटिव को निकालना किसी पॉइंट पे, किसी फंक्शन के डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएट करना किसी फंक्शन को, और उसका किसी पर्टिकुलर एक्स पे वैल्यू निकालना इज सेम एज
इज सेम एज स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, अब इसी को दूसरे वे से मैं आपसे पूछूं, ठीक है, इसी को मैं दूसरे वे से आपसे पूछूं, देखो आपसे ये पूछा जाए कि मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है ऐसा, ठीक है, कोई भी ऐसा फंक्शन है, मान लीजिए कोई ऐसा फंक्शन है, तो ये फंक्शन है आपका, ऐसा फंक्शन है मान लीजिए, ठीक है, कोई ऐसा फंक्शन है और ये वैल्यू जो आपको दी हुई है ये है आपका y और ये है x, देखिएगा, ठीक है। अब इस फंक्शन में, ठीक है, इस फंक्शन में यहां पर मान लीजिए, ठीक है, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, मान लीजिए ये फंक्शन आपके पास क्या है, ये फंक्शन है किस टाइप का, पैराबोला टाइप का है, देखो एक्स एक्सिस आपकी इसकी एक्सिस है, तो ये कुछ वैसा होगा ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुछ हम ले लेते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला इस टाइप का है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जिसमें 4a कोई कांस्टेंट होता है, तो इसको मैं 4 ही ले रहा हूँ, ठीक है, 4x, ठीक है। अब आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, मान लो ये फंक्शन है, इसका ग्राफ आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब आपको यहां पर क्या हुआ है, ठीक है, x इक्वल टू 4 कोई कोऑर्डिनेट है इसका, यहाँ पे पॉइंट है P जिसका x कोऑर्डिनेट कितना है, x इक्वल टू 4, आपने इस पे क्या किया है, टेंजेंट खींचा है, आपने इस पे क्या किया है, एक टेंजेंट खींचा है इस तरीके से, ठीक है, और आपको अब बताना है कि ये थीटा क्या होगा, स्लोप क्या होगा इस टेंजेंट का, है ना, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 4, एट x इक्वल टू 4, चलिए आंसर बताइएगा, जल्दी ट्राई करिए, x इक्वल टू 4 पे आपको इसका जो टेंजेंट खींचा है उसका स्लोप बताना है, x आपका एक्सिस है भाई, और x1 जो है, x वेरिएबल होता है, x1 कोई पॉइंट है x पर, जैसे x इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू 2 के जगह मैंने x इक्वल टू x1 ले लिया है, ठीक है। ओजस्वी, आपका जो डाउट है, x एक वेरिएबल है तो x कोई भी वैल्यू ले सकता है, मैंने कितना लिया है, x इक्वल टू x1 लिया है, ठीक है। चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी से, सर पहले क्वेश्चन में हाफ कैसे आया, पहले क्वेश्चन में हाफ कैसे आया, पहला क्वेश्चन था आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मैंने y को x का फंक्शन बनाया है ना, तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो y कितना होगा, 2 इधर भेजो तो हाफ एक्स स्क्वायर होगा, वहां से हाफ आया। वेक्टर आपका एक दो लेक्चर के बाद शुरू हो जाएगा, डोंट वरी, आपका फर्स्ट डे है तो कोई बात नहीं, आप डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लीजिएगा, बाकी अभी कुछ ज़्यादा छूटा नहीं है। 10, 45, 30, केवल 2-3 बच्चे ही आंसर दे रहे हैं, क्या बात है, 1, 10, 45, 1, तो सेम ही आंसर है, 10, 45 बोलो या 1 बोलो। स्लोप का मतलब तो आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया है भाई, कि कोई स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाती है उसी का टैन ले लीजिए, दैट इज आवर स्लोप। तो आई थिंक बच्चे जिनको ट्राई करना था वो कर चुके हैं। आइए अब इस क्वेश्चन पे, कुछ बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं अब वहाँ पे उल्टा पूछा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वहाँ पिछले क्वेश्चन में क्या था
पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको टेंजेंट का स्लोप दिया था और डेरिवेटिव की वैल्यू पूछी थी, याद आ रहा है? अब मैंने उल्टा कर दिया है, मैंने आपको फंक्शन दिया है और फंक्शन पे वो पॉइंट भी दिया है जहां पर तुमने टेंजेंट खींचा है। तो क्या मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके और इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं भाई x इक्वल टू 4 पे? बोलो। तो इसको पहले फंक्शन बनाओ, क्या लिखोगे? y इक्वल टू अंडर रूट 4x लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो y इक्वल टू 2 रूट x, ऐसे लिख सकते हो। अब आपको y एज ए फंक्शन ऑफ x मिल गया, इसका डिफरेंशिएशन करिए और इसकी वैल्यू निकालिए कहां पर? x इक्वल टू 4 पे। क्यों? क्योंकि हमने टेंजेंट कहां पर खींचा है? x इक्वल टू 4 पे हमने टेंजेंट खींचा है। तो मैंने अभी बताया आपको कि इस टेंजेंट का थीटा नहीं दिया है, तो हम इसका स्लोप डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो इनडायरेक्ट वे में क्या है, इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे जाओ कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना और उसकी वैल्यू निकालना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वही होता है जो उस टेंजेंट का, उस पॉइंट पे ड्रॉन टेंजेंट का स्लोप। तो हमें अब उल्टा दिया हुआ है, तो हम पहले इसका dy बाई डी एक्स करेंगे। कर दो, क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स, 2 dy बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -1/2। सभी बच्चे अब इसको इजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्या होगा? n की वैल्यू -1/2 है, तो क्या होगा? n का मतलब -1/2 है ना, x की पावर n-1, तो क्या हो जाएगा? -1/2 -1। बोलो। तो यहां पे अपने पास क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स हमारे पास आ रहा है x इक्वल टू प्लस माइनस होगा, ये स्लोप के लिए टेंजेंट जो ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, tan थीटा यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए ना, तो ये वैल्यू हमारी जबकि यहाँ पे क्या मिल रही है? नेगेटिव। तो इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा कुछ वैसा। माइनस लिख लें क्या? प्लस, इसके दो रूट्स होंगे ना, प्लस माइनस भी होगा, तो ये माइनस पे आएगा, तभी स्लोप आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे, ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ आएगा माइनस, और ये कितना होगा? देखो, x की पावर -3/2। तो dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है? ये आ रहा है -1/x की पावर 3/2। मानते हो कि नहीं? -1/x की पावर 3/2, तो ये आ जाएगा। अरे डिफरेंशिएशन किया है भाई, n की वैल्यू -1 है ना, तो n x की n, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भूल गए क्या? क्या होगा? n x की पावर n-1, तो n की जगह पे यहाँ पे आपके पास क्या है? अच्छा, ये 1/2 है ना, मैंने माइनस क्यों किया है? सही बात है, यहाँ माइनस क्यों कर दिया मैंने? ये तो 1/2 है, ठीक है, तो 1/2 -1, ठीक है, तो आप लोगों ने शायद सही किया है। तो यहाँ से 2 कैंसिल हुआ, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया? dy बाई डी एक्स आएगा x की पावर -1/2, दैट इज 1/√x। ये आ गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब इस डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होगी? किस पॉइंट पे पूछा है? x इक्वल टू 4 पे, तो हमें इसका tan थीटा अगर निकालना है, दिस इज ऑल्सो, आप क्या बोल सकते हो? आप dy बाई डी एक्स एट, इसकी वैल्यू कहां पर? x इक्वल टू 4 पे, इज सेम एज 1/√4 होगा, x की वैल्यू पुट करो, दिस इज सेम एज वोट? tan थीटा, tan थीटा है ना, tan थीटा दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p, टेंजेंट ड्रॉन एट p, यही तो मतलब है। तो हमने निकाल दिया, कितना आएगा वो? 1/2, तो इस tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। तो एक बच्चे का आंसर दिख रहा है सही, 1/2। अच्छा नहीं, उन्होंने कुछ और बोला होगा। तो आप लोग 45 कैसे बोल रहे थे? tan थीटा की वैल्यू तो 1/2 आ रही है, 45 कहाँ आ रही है? 30, 45 कुछ बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले समझा करो। तो आप लोगों ने ये चीज़ सीखा, एक बहुत बड़ी बात, कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग सीखा। उल्टा दिया हो, अगर आपको ये दिया हो इसका टेंजेंट पे स्लोप, तो आपको डिफरेंशिएट करने की ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और आप सीधे सीधे यहाँ पर आप इसका tan थीटा निकाल लीजिए, वही
इस फंक्शन की डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन की वैल्यू होगी। समझ गए सभी बच्चे? तो दैट इज आवर डिफरेंशिएशन, ठीक है, और इसका मीनिंग ये है, ठीक है। चलिए, तो आपने एक बहुत बड़ी बात सीखी, और इसको हम कनेक्ट करेंगे कैसे? इसको कनेक्ट करेंगे हम काइनेमेटिक्स जब पढ़ेंगे तब कनेक्ट करेंगे। जैसे चलो उसी समय कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन लेंगे, अभी काइनेमेटिक्स में एंट्री मारेंगे तो लेंगे, ठीक है। दूसरा हमने सीखा क्या? एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो आप अब थोड़ा इससे कनेक्ट कर पा रहे होगे कि जब भी एवरेज वर्ड बोला जाए तो एवरेज का मतलब हुआ क्या? इंटरवल में, और यहां जो इंटरवल होगा वो क्या होगा? डेल्टा टी। तो किसी टाइम इंटरवल में आपसे ये बोला जाए कि भाई आप बाइक से जो है मान लो स्कूल जा रहे हो, स्कूटी से स्कूल जा रहे हो, तो कभी आपकी स्पीड जो है 30 किलोमीटर पर आवर थी स्कूटी की, कभी 60 किलोमीटर पर आवर थी, तो एक एवरेज स्पीड होगी, है ना। तो इसका मतलब तुम किसी इंटरवल की बात कर रहे हो कि तुम अपने घर से चले और अपने स्कूल तक पहुंचने में जो तुम्हारा टाइम लगा, दैट इज योर सूर्यांश ने लगता है काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, वी डी वी बाई डी एक्स भी लिख रहा हो, मतलब बहुत आगे की बात लिख रहा है। तो वी यहाँ पर ये जो इंटरवल है, ठीक है, वो इंटरवल जो है एवरेज को बताएगा। और इंस्टेंटेनियस क्या बताएगा? मैं आपको कॉल करता हूँ और पूछता हूँ कि भाई ये बताओ कि तुम इतने बज के इतने सेकंड पे तुम्हारी गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो क्या दिखा रहा है, तो आप बोलोगे कि भाई अभी तो 40 किलोमीटर पर आवर में मैं दबा रहा हूँ अपनी स्कूटी। तो वो 40 किलोमीटर पर आवर उस समय की स्पीड है, एक पर्टिकुलर टाइम की स्पीड है, तो दैट इज योर इंस्टेंटेनियस। तो यही बात हम अभी मैथ्स में पढ़ रहे हैं, उसी को हम कनेक्ट करेंगे फिजिक्स में, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस मतलब एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, एवरेज मतलब इन ए इंटरवल। इतनी बातें मैंने आपको अभी सिखाया। चलिए नेक्स्ट, अगर देखिए कि रेट ऑफ चेंज, कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि रेट ऑफ चेंज, है ना, रेट ऑफ चेंज। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, नेक्स्ट इसका मीनिंग समझिए कि फिजिक्स में इसको कैसे यूज करने वाले हो। रेट ऑफ चेंज को याद करो, तुम लोगों ने अभी 10th क्लास में करंट पढ़ के आए हो। कोई बताएगा करंट की डिफिनेशन क्या होती है? क्या पढ़ के आए हो? करंट की डिफिनेशन क्या पढ़ के आए हो? आदित्य, इंस्टेंटेनियस अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी फंक्शन पे जो जिस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट खींचा था, उस टेंजेंट पे उस फंक्शन की वैल्यू, एक पर्टिकुलर x इक्वल टू अभी निकाला आपने ना, x इक्वल टू x1, तो उस x इक्वल टू x1 पे उस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो इंस्टेंटेनियस है। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि x1 से x2 के बीच में बताओ y की वैल्यू, तो वो इंटरवल है। तो बहुत सिंपल बात है। चलिए, बच्चे बताने लगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो आपने उसी पे मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अब देखिए, आपको मैं बोलूं कि करंट अपना किसी कंडक्टर में वो ऐसा है 2t² प्लस टी, ठीक है, 2t² प्लस टी। क्या मतलब आया कि जो आपका करंट है किसी कंडक्टर में वो किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। अब आपने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है तो तुम्हें तुरंत चमकेगा कि सर ये तो ऐसा टाइम का फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है जिसमें t का स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। सब कुछ चमकने लगेगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन है। करंट नहीं, इसको करंट नहीं करते हैं, चार्ज कर देते हैं, ठीक है, कि चार्ज जो अपना फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो भी फ्लो हो रहे हैं, Q, वो टाइम के फंक्शन है, ठीक है। किसी कंडक्टर में चार्ज का जो फ्लो हो रहा है वो क्या है? चार्ज का फ्लो फंक्शन ऑफ टाइम है। तो चार्ज इज फ्लोइंग एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एंड इट इज कैसा फंक्शन है? देख रहे हो आप, 2t² प्लस टी का फंक्शन है। चलो आपको और छोटा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 2t² ही ले लो। ऐसे आप वो भी कर लोगे, ये भी कर लोगे। चलो मैंने ये ले लिया, ठीक। अब मैं आपसे बोलूं कि फाइंड रेट ऑफ चेंज, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ Q, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। WRT मैं बता चुका हूं, मैं शॉर्ट में हमेशा मेरी आदत है, तो ये आप भी जान लीजिए। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू लिखता हूं मैं WRT को, तो विथ रिस्पेक्ट टू T।
तो शायद सभी बच्चों को तुरंत चमकेगा कि अच्छा सर, ये तो आप जो बता रहे हो कि Q जो है t का फंक्शन है, और मुझसे आप ये पूछना चाह रहे हो कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी चेंज होगा। तो हाउ माई करेंट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब मुझे हाउ माई चार्ज इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सर मुझे इसको dy/dx करना चाहिए। यहाँ पे y के जगह पे एक तरीके से q है, x के जगह पे यहाँ पे क्या है, t है। तो जैसे वहां dy/dx करते थे वैसे ही आप यहाँ पे क्या कर दोगे भाई, यहाँ पे क्या कर दोगे, बोलो जल्दी, dq/dt कर दोगे। रेट ऑफ, इसी को तो बोलोगे दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक बात सुनिए, मैंने ऐसे नहीं लिखा ΔQ/ΔT, ऐसे नहीं लिखा, ध्यान से सुनिए। अब आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस में मतलब समझ में आ रहा होगा। जैसे ही मैंने इंटरवल लिख दिया तो आप समझ रहे होंगे कि दिस इज एवरेज, तो इसको हम आई एवरेज बोलेंगे, एवरेज चेंज, तो एवरेज करंट बोलेंगे क्योंकि हम इंटरवल की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको बोल रहा हूं INST, तो क्या बोलूंगा मैं, dQ/dt। तो तुरंत समझ गए कि सर ये तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है, dy/dx का मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो यहां पर dQ/dt देगा। तो इसका मतलब हम इसे डिफरेंशिएट कर लें तो ये आएगा 4t, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसी में मैं आपसे पूछूं कि आपने ये निकाल लिया, और dQ/dt एक तरीके से क्या है भाई, करंट है, तो I क्या मिलेगा आपको, 4t। तो आपने करंट निकाल लिया, किसका फंक्शन, टाइम का। अब आपसे डिफरेंट वैल्यू, जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर इंस्टेंटेनियस, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ 2 सेकंड में देखो कि उस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां पे तुम t=2 पुट करोगे। जो मैंने आपको स्कूटी वाली बात बताई कि मैं आपको फोन करके बोल रहा हूं कि इतने टाइम में आपकी स्कूटी का स्पीडोमीटर क्या बता रहा है, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की वैल्यू को ही हम क्या बोल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस। वो हमेशा कैसे निकलेगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे निकलती है, समझ गए सभी बच्चे, कि आप उसको dy/dx करिए। यहां पर करंट चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो उसे आप क्या बोलोगे, dQ/dt। तो dQ/dt करके I निकाल लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि फाइंड I एट t=2 सेकेंड, तो ये कौन सी वैल्यू है, I की कौन सी वैल्यू है भाई, किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछा जा रहा है ना, 2 सेकेंड पे पूछा जा रहा है, एकदम डॉट 2 सेकेंड पे। तो I की कौन सी वैल्यू है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। कितनी हो जाएगी, 4 × 2 दैट इज 8 एम्पेयर। तो शायद मैं इस एग्जाम्पल से आपको थोड़ा बहुत समझाने में सक्सेसफुल हुआ कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज, ठीक है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस। जब भी हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो हम बेसिकली डिफरेंशिएट करते हैं, और उससे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम उस डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकालें तो डिफरेंशिएशन dy/dx की वैल्यू उस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगी। समझ गए शायद सभी बच्चे, ठीक है। तो ये अपना जो है इंस्टेंटेनियस का मतलब है। अब इसी में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लीजिए आप लोगों ने हैरी पॉटर की सारी सीरीज देख ली है, देखी होगी, अभी नहीं देखोगे तो कब देखोगे, देख ही ली होगी सभी ने। तो मान लीजिए उसी तरीके का आप जादुई नगरी में हो, कोई एक गोला है, जादू का गोला, ठीक है, एक स्फेयर है, जादू का है, ठीक है, आपको किसी ने गिफ्ट दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब आपको किसी ने दिया तो उसका रेडियस r था, इस पूरे गोले का रेडियस कितना था, स्फेरिकल है पूरा, रात में चमकता है, ठीक है, आपको अच्छा लगता है देख के, तो ये जो है स्फेरिकल है, रोशनी देता होगा, स्फेरिकल जादू का गोला है, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है कि कुछ ऐसा हुआ, मान लीजिए कुछ आपने कुछ इसके प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो किए, कैसे रखना है क्या करना है, कुछ गड़बड़ सड़बड़ हुआ, तो ये जो है धीरे धीरे श्रिंक होने लगा। अब ये धीरे धीरे श्रिंक होके गायब होने वाला है, ठीक है। तो ये श्रिंक हो रहा है, मतलब इसका रेडियस जो है क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आपको बताना है कि फाइंड
और इसका जो रेडियस है ना, जो श्रिंक हो रहा है, ये जादू का गोला समझो, तो रेडियस टाइम के साथ इसका चेंज हो रहा है। आर इक्वल टू कुछ टी स्क्वायर है, आर इक्वल टू टी स्क्वायर, क्या टी ही ले लेते हैं, लीनियर फंक्शन है, 2t ले लेते हैं, चलो आर इक्वल टू 2t। तो इसका रेडियस किसका फंक्शन है, 2t, ठीक है। तो आर इक्वल टू अपना 2t है, दैट इज रेडियस ऑफ स्फेयर इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि अभी इसका रेडियस ये था आर नॉट, इनिशियल रेडियस था जो भी, ठीक है। और इनिशियल रेडियस कुछ रहेगा तो इसको थोड़ा फंक्शन बनाए, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे इस गोले का रेडियस तो हमें 0 दिखता है, तो इसको हम ऐसे बना लें, r इज इक्वल टू 2 प्लस टी कर लेते हैं, अब ठीक है, r इक्वल टू 2 प्लस टी कर लेते हैं, अब ठीक है। चलो, तो r इक्वल टू 2 प्लस टी कर लिया मैंने, तो t इक्वल टू 0 पे जो है इसका फंक्शन जो है, जब ये श्रिंक करना शुरू किया होगा तो ये 2 से 2 पे था, 2 मीटर का रहा होगा, अब ये t है, और t पे तो ये बढ़ रहा है, तो हमें इसको क्या कर देना चाहिए, घटा देना चाहिए, क्योंकि हम श्रिंक करा रहे हैं, या चलो बढ़ा ही दें, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है, घट नहीं रहा है, मान लो बढ़ ही रहा है, तो r इक्वल टू 2t, ठीक है। अब इससे आपको दिख रहा है कि इसका रेडियस जो है बढ़ रहा है, ठीक है। इनिशियली ये डॉट था, यहाँ पे डॉट था, तो उल्टा कर दिया मैंने, ये जादू का गोला आपका बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, घट के गायब हो जाएगा, ये डेली बढ़ रहा है, ठीक है। लड्डू है, लड्डू, जिन बच्चों को बूंदी का लड्डू पसंद है उनको हो सकता है किसी जादूगर ने दिया है, ये छोटा सा लड्डू दिया था, अब वो लड्डू जो है उसका बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ता ही जा रहा है, वो खाता जाएगा, लड्डू बढ़ता जाएगा, बढ़िया है ना, ठीक है, ऐसे ही कर दिया मैंने। चलो, तो t इक्वल टू 0 पे ये लड्डू एक डॉट था, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे लड्डू गोल नहीं हो रहा है यार, ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पे ये लड्डू जो है तुम्हारा 0 था, r नियर अबाउट 0 था, दिस इज ए डॉट, ठीक है। अब जैसे जैसे समय बीतता गया आप लड्डू चखते गए, और फिर क्या हुआ, ये लड्डू बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब बताइए आप कि यहां पर क्या हो जाएगा, आपके पास जो है पूछा जा रहा है कि रेडियस ऑफ स्फेयर इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये दिया हुआ है, फाइंड, है ना, रेट ऑफ चेंज, फाइंड एरिया फाइंड, पहला है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है, या फिर आप, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया लिख लो, और फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ये भी बोल सकते हो कि फाइंड rate of change of area at t equal to 2 सेकेंड, ठीक है। तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए क्या होगा कि यहां से r इक्वल टू 2t है, ठीक है। तो अब यहां से आपके पास क्या हो रहा है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पे किसी इंस्टेंट पे इसका r रेडियस है, तो इसका सरफेस एरिया क्या लिखोगे आप, A, दैट वी कॉल इट सरफेस एरिया, फॉर्मूला तो सबको याद होगा, मेंसुरेशन पढ़ के आए हो, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होगा, बोलो तुम लोग, सरफेस एरिया क्या होगा स्फेयर का, बिग बैंग थ्योरी, बड़ी बात, बताइए। तो सरफेस एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर, यही तो होता है, ठीक है। अब बच्चे
बच्चों को ये क्लियर कट समझ में आना चाहिए सभी बच्चों को कि मैं एरिया पूछ रहा हूं t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछ रहा हूं। आई थिंक अब आप बड़े हो गए हो, ठीक है, जस्ट 2 लेक्चर में 3 लेक्चर में, कि अभी आपने 10th क्लास में एरिया निकाला था और आर की वैल्यू मैं कुछ पुट कर दूं तो मुझे उस पर्टिकुलर आर के लिए वो एरिया मिल जाएगा, फिक्स एरिया। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आस्किंग यू द एरिया एट ए पर्टिकुलर रेडियस, आई एम इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो शायद सभी बच्चों को अब क्लियर है कि उनके लिए बड़ी बात बिल्कुल नहीं है ये एरिया किसका फंक्शन है भाई, इसमें कौन वेरी कर रहा है, ये 4 पाई तो कांस्टेंट है, आर वेरी कर रहा है, तो आप बोल सकते हो कि दिस एरिया इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस। बोलो, एरिया इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस। तो हम इसका रेट मेजर निकालेंगे। तो रेट मेजर निकालने के लिए क्या करते हो, dA बाई dr करते हो। तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, इसका आंसर दो जरा सभी बच्चे। 8 पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर, अरे नहीं भाई 4 पाई आर स्क्वायर तो तुम शायद मुझे बता रहे हो कि इसका एरिया होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछ रहा हूँ, वो भी किस समय पे पूछ रहा हूँ, 2 सेकेंड पे, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम दोनों कर लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम दोनों कर लो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। जल्दी बताओ, कुछ बच्चे कर चुके हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सभी बच्चों को ये क्लियर हुआ कि अगर हमारा एरिया किसका फंक्शन है, रेडियस का फंक्शन है, तो हम इसका रेट ऑफ चेंज निकालना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, dA बाई dr। समझ गए सभी बच्चे। तो dA बाई dr करेंगे, कर दीजिए dA बाई dr, जिसमें 4 पाई कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन साइन के बाहर हो जाएगा, और d बाई dr ऑफ r स्क्वायर। तो यहां से आपको मिलेगा 4 पाई और इसको करोगे तो क्या आएगा 2r। तो फाइनली कितना हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, dA बाई dr क्या होगा, 8 पाई r। तो ये मिला तुम्हें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। इसे क्या पढ़ोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। बोलो, dA बाई dr हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, वो होगा 8 पाई r। और आपको पता है कि ये कैसी वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। सबको क्लियर है कैसे, हर इंस्टेंट पे इसका एरिया बदल रहा होगा, हर इंस्टेंट पे इसका एरिया क्या हो रहा होगा, बदल रहा होगा। तो dA बाई dr इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, इसका एरिया चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, तो ये इसकी क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और आपसे मैंने ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू किस समय पे पूछी है, ध्यान दीजिएगा, आपसे मैंने ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू किस समय पे पूछी है, डॉट t इक्वल टू 4 पे। मतलब ये लड्डू तुम खा रहे हो, खाते जा रहे हो, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपका ये कितना होगा, उसका एरिया वो बताया जा रहा है। और वो कितना है, आप यहाँ पे r की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2, तो 2 पुट करोगे तो 16 पाई। तो यहाँ से आपको मिलेगा dA बाई dr एट r इक्वल टू 2, वो होगा 16 पाई, होगा कि नहीं। और इसकी यूनिट क्या लिखोगे भाई, यूनिट क्या लिखोगे, एरिया है, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, और ये है आपका, ये मीटर स्क्वायर है और ये आपके पास है मीटर, तो फाइनली क्या आएगा 16 मीटर। देखिए एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर और यहाँ रेडियस भी मीटर में, तो 16 पाई मीटर होगा। तो इसका रेट ऑफ चेंज जो आएगा उसकी यूनिट क्या होगी, रेट ऑफ चेंज की यूनिट 16 पाई मीटर। शायद सभी बच्चे समझ गए कि रेट ऑफ चेंज क्या है। अब इसी तरीके से तुम लोग मुझे इसका आंसर दे दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम का, और वॉल्यूम बता दो 2 सेकेंड पे। ये आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जल्दी बताइए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बता दीजिए जल्दी से। अच्छा टाइम है, अच्छा रेडियस नहीं है, ओके।
अच्छा हाँ, तो ये तो सही कह रहे हो, आर की वैल्यू 2t थी। अच्छा हाँ, तो हमें तो पहले टाइम का फंक्शन बनाना पड़ेगा इसको ना। सही है, यहीं लिख सकता था, चलो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। सही कह रहे हैं आप, हमें तो टाइम का फंक्शन पहले बनाना है ना इसको। तो ये तो आर जो है डी ए बाई डी आर, ये आर का फंक्शन है। और आर किसका फंक्शन है, आर कैसे चेंज हो रहा है, 2t, तो आपको एरिया क्या लिखना पड़ेगा, 4 पाई, और ये 2t का होल स्क्वायर, आर को 2t पुट कर दोगे तो एरिया आ जाएगा ये 4 और 4 16 पाई इंटू टी स्क्वायर। अब ये जो है टाइम का फंक्शन बन गया। ठीक है, सही पकड़ा आपने। तो यहाँ पर जो है ये 16 पाई, वहां भी कर सकते थे, डी ए बाई डी आर जो आया था ना, उसमें आर को आप 2t लिख देते और टी को क्या पुट कर देते, 2 सेकेंड, वहां से भी आ जाता। ठीक है, तो अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए, डी ए बाई डी टी, ये आएगा अपने पास 32 पाई, और ये हो जाएगा टी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 पुट कर देंगे, तो 32 पाई इंटू 2, तो 64 पाई। कुछ बच्चों ने आंसर लिखा था ये, तो सही लिखा था, और ये इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो होगा वो होगा मीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट, टाइम की सेकेंड, तो इस चेंज से जाएगा, तो ये 64 पाई होगा। बिल्कुल सही लिखा आप लोगों ने। इसी तरीके से मुझे वॉल्यूम का बता दीजिए, तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, याद आ रहा है। अब हम क्या करें, आर को यहाँ पे 2t पुट कर दें, तो हमें वॉल्यूम भी टाइम का फंक्शन मिल जाएगा। यहाँ करोगे 2t का होल क्यूब, तो कुछ बड़ा ही नंबर आ जाएगा, 4/3 पाई, ये हो जाएगा 8t क्यूब, मानते हो, 8t क्यूब। एट टी क्यूब ये आ जाएगा। अब 8 को लिख सकते हो यहाँ पे क्या, 32 पाई/3, और ये टी क्यूब, ये मिला तुम्हें वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो आपने वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल दिया। अब को ये पता चल गया कि हमारा जो लड्डू बड़ा हो रहा था उसका वॉल्यूम समय के साथ कैसे बढ़ रहा है, तो वो आपने निकाल दिया। लेकिन अब इसका रेट ऑफ चेंज चाहिए, तो dv बाई डी टी करोगे। यहाँ पे एरिया का चेंज चाहिए। अब तुम लोगों को बहुत कुछ आइडिया लग गया। अब मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपने ये बेसिक मैथ्स अच्छे से कर लिया तो काइनेमेटिक्स आपके लिए कुछ गेम ही नहीं है। ठीक है, 1 डायमेंशन ये आपको, अरे सर ये तो आता है हमें। 8 क्यों, यहाँ 2 का क्यूब करो भाई, मेरे साथ कैलकुलेशन करो। आप जो बच्चे ऐसे डाउट पूछते हैं, इसका मतलब वो कुछ कर नहीं रहे वो बस देख रहे हैं। मैंने कहा हुआ है कि पेन कॉपी लेकर कुछ बच्चे कर रहे हैं मेरे साथ, तभी वो गलती भी पकड़ रहे हैं। तो वो जो है क्या करेंगे, मेरे साथ कैलकुलेशन करिए। तो यहां पर 2 का क्यूब 8 हो गया और t का क्यूब हो गया। ठीक है, तो यहां पे आएगा dv बाई डी टी। तो dv बाई डी टी कितना हो जाएगा भाई, 32 पाई/3, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर ही रहेगा। और यहां करेंगे d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब, मानते हो। तो यहां से dv बाई डी टी आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 32 पाई/3, वैल्यू थोड़ी अटपटी आएगी, ये हो जाएगा 3t²। अच्छी बात है कि चलो ये फ्रैक्शन हटा, 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो आपको मिला 32 dv बाई डी टी कितना मिला, ये मिल गया। नीचे नहीं लिख रहा हूँ, कुछ बच्चों को दिखता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो आई थिंक अब आप लोग खुद भी कर सकते हैं, इधर जगह नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूँ। ठीक है, तो dv बाई डी टी हमारे पास कितना आ गया, dv बाई डी टी यहाँ लिख दूँ, तो dv बाई डी टी हमारे पास आ गया कितना, 32 पाई टी क्यू, 32 पाई, अच्छा ये 3 है ना, तो t² होगा ना यार, डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने, तो 3t², तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ आएगा t², बस। अब आपको एक काम और कर देना है, आपको कहाँ पर इसकी वैल्यू चाहिए थी, 2 सेकेंड पे, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, dv बाई डी टी, नेक्स्ट स्टेप है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड मतलब 4,
कुछ बच्चे ये भी सही आंसर निकाल लिए थे, बहुत बढ़िया, 128, और ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये मीटर क्यूब पर सेकेंड इसका यूनिट होगा, ठीक है, 128 पाई मीटर क्यूब पर सेकेंड। सर एरिया विल बी 32 पाई, एरिया 32 पाई होगा कैसे, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू मैंने 2t रखी है, ठीक है, तो ये 4 और 4 16 पाई टी स्क्वायर, ठीक है, सही तो है भाई, एरिया सही तो है, एरिया जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और आर को यहाँ 2t रखोगे, ठीक है, तो 2 को करोगे तो 4 आएगा, 4 इंटू 4 16 पाई टी स्क्वायर, सही है, और डी ए बाई डी टी करोगे तो टी स्क्वायर का 2t, वो 2 और ये 16 32 पाई टी, सही तो है, सही है, आंसर सही है। पहले वाले से भी करोगे तो आएगा डी, पहले आप क्या करना चाह रहे हो, एरिया है मान लो 4 पाई आर स्क्वायर, इसका डी ए बाई डी आर कर लो, तो कितना आएगा 4 पाई इंटू 2 आर, तो ये आ रहा है 16 पाई 8 पाई आर, नहीं यहां से एक गलती होगी ना, पहले आपको अगर डी ए बाई ऐसे नहीं कर सकते, आपको वो गलत हो जाएगा, जब आर का फंक्शन है तो डी ए बाई डी आर करेंगे, ठीक है, अब अगर आप डी ए बाई डी टी करेंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले एरिया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पहले से निकालना पड़ेगा, आप डिफ्रेंशिएट करके टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो गलत हो जाएगा, मैं सभी को बता दे रहा हूं, ये कोई बच्चा ऐसे करता है ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, पहले वो डी ए बाई डी आर निकालता है, तो फिर वो क्या करेगा 4 पाई, तब चेन रूल लगा के करना पड़ेगा, 2 आर ये आएगा, मतलब 8 पाई आर आएगा, ठीक है, अब आप चाहते हो कि सर आर की वैल्यू यहां पे 2t रख दें, तो ये गलत हो जाएगा, फिर समझ गए ना, आपको रेट ऑफ चेंज अगर निकालना है, डी ए बाई डी टी निकालना है, तो आपको एरिया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पहले बनाना पड़ेगा, फिर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये एरर मत करिएगा, कुछ बच्चों का इसीलिए आ रहा होगा, तो ये गलती हो रही है कॉन्सेप्चुअली, ये मत करिएगा, ठीक है, आपको जब डी ए बाई डी टी चाहिए तो सबसे पहले एरिया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बनाओ, अगर आपको डी ए बाई डी आर चाहिए तब आपको एरिया एज ए फंक्शन ऑफ आर बनाइए। 4 पाई कांस्टेंट है तो जीरो कैसे होगा, तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो, लेक्चर रिवाइज नहीं कर रहे हो, क्या मैंने ऐसे लिखा हुआ है, अगर ये केवल 4 पाई को डिफरेंशिएट करते तो ये जीरो होता, इसमें ये रूल लग ही नहीं रहा है, इसमें रूल लग रहा है कि कोई फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है भाई, तो किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो वो डिफरेंशिएशन साइन के बाहर आ जाता है, ठीक है, कोई फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो वो डिफरेंशिएशन साइन के बाहर आ जाता है, वो रूल लगा है, अगर सिंगल केवल कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तब वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो लेक्चर जरूर रिवाइज करिए, ठीक है, तो आई थिंक मैंने आपको डिफरेंशिएशन के बारे में बहुत कुछ बता दिया कि डिफरेंशिएशन जो है 32 पाई कैसे आया, एक स्टेप मैं और लिख देता हूं, कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए यहां पे जब आप डी ए बाई डी टी करेंगे भाई तो 16 पाई कांस्टेंट है वो बाहर हो गया, आप लेक्चर जरूर रिवाइज करिए, डिफरेंशिएशन रिवाइज नहीं किया मतलब टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, 2t होगा कि नहीं होगा, तो फिर क्या आ जाएगा 32 पाई टी आएगा कि नहीं आएगा, फिर इसमें t को 2 पुट कर दिया, सिंपल सी बात है, ठीक है, अभी तो कहाँ मुश्किल है यार, कोई चीज मुश्किल नहीं होता, क्या मुश्किल है, आपको मैंने बेसिक सिंपल रूल्स बताए हैं उसको करने का है, और उसका मैंने आज आपको उसका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ये जरूर याद रखना, जब काइनेमेटिक्स में घुसेंगे तो मैं यहीं से फिर आपको जो है कनेक्ट करूंगा, ठीक है, इतना काफी है, बाकी 12th क्लास में पढ़ोगे डिफरेंशिएशन, ठीक है, खूब पढ़ोगे, तो आज डिफरेंशिएशन का मैंने आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बता दिया। नेक्स्ट अपना जो टूल है, ये सब वेपन दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, आपको मैंने कई सारे वेपन दे रहा हूं, ठीक है, अब आपको मैं नेक्स्ट वेपन देता हूं इंटीग्रेशन, ठीक है, उसमें मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, रीजन बिहाइंड, क्योंकि ये
फुल लेंथ में एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो 12th क्लास में बच्चे जो है पूरी सिलेबस ही है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, मैथ्स का आधा सिलेबस जो है इसी में चला जाता है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन की बात करते हैं। मैं तुम्हें बस एज ए रूल बताऊंगा, बहुत कम बताऊंगा, जिससे अपना पर्पस सॉल्व हो जाए, उतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है समझो। इंटीग्रेशन मतलब किसी चीज को जोड़ना, ध्यान से समझिए। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। जैसे कि मान लो 1 + 2 + 3, तुम लोग ने आपने क्या किया, ऐसा कुछ सुना है या देखा है, समेशन i = 1 to n। इस समेशन को शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, इसको लिखते हैं i की वैल्यू यहाँ 1 रखो तो a1 आएगा, फिर यहाँ जोड़ दो, जोड़ने का साइन दो, i की वैल्यू 2 लिखोगे तो a2, फिर जोड़ दो, और ये i की वैल्यू कहाँ से कहाँ चलेगी, 1 से n तक। जिनको नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप बुरा सपने की तरह भूल जाइए, सब मैथ्स में पढ़ेंगे। मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। आप एक डिस्क्रीट नंबर्स को जोड़ते हो, a1 a2 a3 a4, इनको आराम से जोड़ लोगे, नो डाउट, ठीक है। तो अगर आप इनको जोड़ लोगे, नंबर्स को तो जोड़ लोगे, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि कोई फंक्शन है जो तुमने अभी पढ़ा है, y = x², y = e⁻x, y = sin x, ऐसे फंक्शंस में आप देखते हो कि जैसे जैसे x थोड़ा भी चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। और दो नंबर्स, मान लीजिए मैं बोलूं x = 0 से x = 1, ये दो नंबर के बीच में आप इनफाइनाइट नंबर ले सकते हैं, 0 और 1, किसी भी दो नेचुरल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर लाइन में नंबर ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप उन नंबर्स को यहाँ पुट करोगे तो y की इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो क्या आप उसको जोड़ते जाओगे, कैसे जोड़ोगे? तो इसी चीज के लिए हम जब नंबर्स को एडिशन करते हैं, जैसे हम नंबर्स में एडिशन कर लेते हैं, उसी तरह हम फंक्शन में किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया सूर्यांश, तुम क्लास 11 के ही हो, एरिया अंडर द कर्व बता रहा है भाई लड़का, बहुत तेज हो, अब बहुत अच्छी बात है। तो x = 0 से x = 1 के बीच में यहाँ पर आप बहुत सारे छोटे 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 मतलब नंबर्स का पूरा जो है आप इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब आप फंक्शन का इंटीग्रेशन, फंक्शन का समेशन करते हैं तो वही इंटीग्रेशन है। इसका सिंबल क्या है, अभी आप इतना ही समझिए, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है हम लोगों को, दोनों को, हमें बस बहुत कम पढ़ना है इसमें। तो सिंबल इसका होता है ऐसे, नाराज होके जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन को आप टेढ़ा कर दो इस तरीके से, तो ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। अब इंटीग्रेशन कैसे लिखोगे, मान लो y जो है x का फंक्शन है, तो नोटेशन ऐसा होगा कि इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x देन यू विल राइट लाइक दिस। कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ y, अगर y का इंटीग्रेशन करना है तो आप लिखोगे कैसे सिंबॉलिकली, वो देखो, देख लेना कि y किसका फंक्शन है, ठीक है, y किसका फंक्शन है। तो y किसका फंक्शन है उस, वो आप लिखो यहाँ पे, और y जिसका फंक्शन है उसका एक छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट लो। क्यों डिफरेंशियल है वो मैं आपको बताता हूँ। तो y इंटू क्या हो जाएगा, dx, x अगर है तो आप ऑपरेटर क्या लोगे, dx, ठीक है। अगर t ऑपरेटर है तो क्या लोगे, dt, ठीक है, इस तरीके से। तो y dx क्यों है ये भी मैं अभी बताऊंगा आपको, y dx, और इसको आपको ऐसे इंटीग्रेट करना है। तो ये पढ़ा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx, समझ गए सभी लोग। तो ये है अपना इंटीग्रेशन। अब इसको कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, इसकी लिमिट डालते हैं। तो अगर मैं बोलूं इंटीग्रेट, ऐसा लिखा हो, इंटीग्रेट y फ्रॉम x = x1 टू x = x2, तो ये बता रहा है आपको कि आपको y को कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, y की वैल्यू को कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है। y जब x = x1 पे जो उसकी वैल्यू थी वहां से आप वैल्यू निकालते जाओ और x = x2 तक निकालो। तो x =
ठीक है, x इक्वल टू x1 से x इक्वल टू x2 के बीच में आप जितनी भी वैल्यू है, बहुत इनफाइनाइट वैल्यू आएंगी, उन सबको सम कर रहे हो, तो उसको लिखने का तरीका है ऐसे, बस यही रहेगा। इसमें एक लिमिट चली जाएगी, ये नीचे लिखी जाएगी लोअर लिमिट, जहां से आप शुरू कर रहे हो x1, और ये है अपना x2, तो इसे कहते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रेशन। यही हमारे मतलब का भी है, इसे हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन। और जब हम लिमिट नहीं देंगे कि हमने इस y को कहां से कहां, इसके वैल्यू को मैंने कहां से कहां जोड़ा है, तो ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इनडेफिनेट, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। हमें पढ़ना है केवल डेफिनेट, हमें उसी से मतलब है, हमें इसे नहीं पढ़ना है अभी। डेफिनेट इंटीग्रेशन ये हमें पढ़ना है अभी, ठीक है। और ये जो x1 है, x1 को कहा जाएगा लोअर लिमिट, और x2 को कहा जाएगा अपर लिमिट, x2 को कहा जाएगा अपर लिमिट, ठीक है। अभी मैंने आपको बस इतनी बात बताई, ठीक है, कि मैंने ये कहा सफलता और स्टार बैच में क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है, आपको जहां मन करे वहां पढ़िए, ठीक है, आपको जहां अच्छा लग रहा है वहां पढ़िए, सब जगह पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत बेसिक से चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा बेसिक से, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चंस कराए जा सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, कुछ सिलेबस वही चलेगा, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई रुद्र, बहुत दिन बाद दिखे आप, शांत बैठे थे। +C भी आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि उससे मेरा मतलब ही नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बर्डन नहीं देना चाहते, ठीक है। अरे भैया लेवल क्या है, अभी तो क्वेश्चंस, जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ोगे, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे, तब तो आपको मैं लेवल, आपको ऐसे लेवल दिखेंगे जहाँ पे आपकी आंखें जो है धुंधला जाएंगी। टेंशन मत लीजिए, आप बोलोगे सर बस करिए, हाथ जोड़ने लगोगे। अभी तो आपको मैं बेसिक टूल दे रहा हूँ, इसमें लेवल ओबल की क्या ही बात है, ठीक है। तो x1 जो है अपना हो जाएगा लोअर लिमिट, और ये हो जाएगा x2 अपना अपर लिमिट, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको ये सब चीज़ें आती हो तो आपको ऐसा लग रहा हो, ठीक है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मैं मान के चलता हूँ कि वो भाई 10 क्लास से आए हुए हैं, तो ऑब्वियसली उनको ये सब चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। तो x1 अपना अपर लिमिट है और x2 जो है अपना लोअर लिमिट है, तो ये इस तरीके से लिखने का तरीका है, ठीक है। अब याद करो, मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया था, तो कुछ रूल्स बताए थे, याद आ रहा है, और कुछ फॉर्मूले बताए थे, उसी के आधार पे हम लोग सब कुछ करते थे। उसी तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का क्या करेंगे, इसी तरीके से हम इंटीग्रेशन का क्या करेंगे, कुछ रूल्स सीखेंगे और कुछ फॉर्मूले सीखेंगे, बहुत कम, जो अपने बहुत मतलब का है। तो रूल्स फॉर इंटीग्रेशन, अभी आपको मैंने सिंबल बताया कि कैसे आप लिखते हैं, तो रूल्स फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है, रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। तो पहला रूल देखिए क्या है, पहला रूल ये है कि मान लीजिए y इज इक्वल टू के एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है, ध्यान से देखिएगा, इसको आप इंटीग्रेट करने गए, ठीक है, तो आप इंटीग्रेट करने जाओगे तो y किसका फंक्शन है, x का, तो आप लिखने का तरीका अभी सीखा, ऐसे एक सिंबल लगाओगे, ठीक है, और y क्या है, x का फंक्शन है तो y लिखा, और ये x का फंक्शन है तो ऑपरेटर क्या आएगा अपने पास, dx, ठीक है। और जहां से जहां इसको इंटीग्रेट करना है वो हम करेंगे, ठीक है। तो अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितनी है, के एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे इंटीग्रेट कर देना। लिमिट जब हमें बोला जाएगा तो हम लिमिट भी देंगे। अब मैंने ये बताया कि कोई भी कांस्टेंट अगर वही रूल है जो डिफरेंशिएशन में था, कि अगर कोई कांस्टेंट डिफरेंशिएशन फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है, तो while differentiating the function our integration sign will come, our constant will come out of the differentiation sign। मतलब यहाँ पे भी वही होगा कि अपना जो k है कांस्टेंट,
ये इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा और हम केवल इस फंक्शन को ऐसे डिफरेंशिएट कर लेंगे। ये इस रूल का मतलब है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं बोलूं y इक्वल टू 5x स्क्वायर, y इक्वल टू 5x स्क्वायर। अब आप देख रहे हो कि y किसका फंक्शन है, x का। तो आप इसको कैसे लिखोगे, y इंटू ऑपरेटर क्या लिखोगे, y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x है, इस तरीके का फंक्शन है। तो ऑपरेटर क्या आएगा, dx, तो यहाँ क्या आ जाएगा dx, और y की वैल्यू यहाँ पे लाके रखो तो क्या आएगा 5x स्क्वायर dx। तो अभी मैंने आपको केवल इतना सिखाया कि ये 5 जो है कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा और हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। अब डिफरेंशिएट नहीं, इंटीग्रेट करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि डिफरेंशिएशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। वाह, बहुत बच्चे जो है करके बैठे हुए हैं, वो आंसर भी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, हम अभी फॉर्मूला सीखेंगे तो करेंगे। मैंने अभी आपको एक रूल बताया बस, ठीक है। नेक्स्ट एक रूल है कि आप छोटा सा कोई dx है, इसको जब जोड़ोगे तो x आएगा। क्या मतलब हुआ, मान लो एक लाइन है, इस लाइन का पूरा लेंथ है x, समझिएगा। इसको मैं बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, ये देखो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। हर टुकड़े की लंबाई है dx, हर टुकड़े की लंबाई है कितनी, dx। तो इन सभी dx को जोड़ोगे, इन सभी dx को समेशन करना मतलब इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना। तो मतलब क्या हुआ कि सभी dx को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल लेंथ ऑफ द दिस स्टिक या जो भी आप बोलो, तो टोटल लेंथ मिल जाएगा। तो कभी भी ध्यान रखना, dx को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो x मिलेगा, dt को इंटीग्रेट करते हो तो क्या मिलेगा, t मिलेगा। तो इस तरीके से आपका ये दूसरा रूल है, ये आपको ध्यान रखना है, ये अपना पहला रूल है, ठीक है। नेक्स्ट रूल है अपने पास नेक्स्ट रूल है रूल 3 कि मान लो फंक्शन, ये भी एकदम डिफरेंशिएशन से मैच खाता हुआ है कि अगर ये f ऑफ x है, बीच में प्लस है तो प्लस, या माइनस है तो माइनस, और ये g ऑफ x, दो फंक्शन का एडिशन है या दो फंक्शन का क्या है, सब्ट्रैक्शन है। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। आप ये देख रहे हो कि y x का भी फंक्शन है और y ये फंक्शन भी x का है, g ऑफ x, और ये भी f ऑफ x। तो हमें जब इसको इंटीग्रेट करना होगा तो हम y लिखेंगे और ऑपरेटर जो है dx ही लिखेंगे, क्योंकि y दोनों फंक्शन में x का ही फंक्शन है। तो जब आप ये करोगे तो इसको अलग अलग कर लोगे, मतलब y की वैल्यू पूरी लिख दो, f ऑफ x को अलग से इंटीग्रेट करो dx, और बीच में प्लस साइन है तो प्लस दे देना, माइनस है तो माइनस, g ऑफ x और ये dx, ठीक है। बस इतनी रूल, 3 रूल मैं तुम्हें केवल बता रहा हूँ, इतना ही रूल बता रहा हूँ। यहाँ कोई क्वोशंट रूल, कोई प्रोडक्ट रूल, कुछ भी नहीं है। पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल इंटीग्रेशन होता है और बहुत कुछ होता है जो हमारे मतलब का भी नहीं है। मैंने कहा कि ये 2 महीना पूरा का पूरा, एटलीस्ट 2 मंथ्स पढ़ेंगे आप 12th क्लास में ये पूरा टॉपिक, ठीक है। तो हमें बस इसी रूल से मतलब है, ठीक है। तो इतना रूल अगर आपको पता है, और एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला देख लीजिए, उसी फॉर्मूले से अपना मेन पर्पस सॉल्व हो जाएगा। बाकी कुछ फॉर्मूले मैं डायरेक्टली बताऊंगा जिसको आपको याद रखना है, अभी उन सब का प्रूव है जो 12th क्लास में आपको मिलेगा, ठीक है। तो जैसे जो मैंने अभी आपको रूल्स बताए हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक फॉर्मूला जान के। तो एक ही फॉर्मूला आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई फंक्शन है x की पावर n, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। dx क्यों मल्टीप्लाई किया, मैं आऊंगा उस पर, ठीक है, डोंट वरी। dx क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जब हम पढ़ेंगे तो हम करेंगे। तो अब यहाँ पर इसे इंटीग्रेट करना है, तो आप क्या लिखोगे, x की पावर n, y की वैल्यू x की पावर n है और ये x का फंक्शन है, तो ऑपरेटर आएगा dx। तो ऐसे फंक्शन को जब भी इंटीग्रेट करते हो तो इसका फॉर्मूला होता है
n+1 अपॉन n+1 प्लस कांस्टेंट। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो यहाँ एक c लगा देते हैं, उसके चक्कर में मत पड़िए, बस आप जान लीजिए। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक कांस्टेंट प्लस c लगा देते हैं। ये आपको करना नहीं है, आपको डिफरेंशिएशन डेफिनेट ही करना है, बट बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, कोई भी c एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, जिसमें कि n की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 होगी, क्योंकि अगर n की वैल्यू -1 हो जाएगी तो आपको पता है 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 0 हो जाएगा, जो कि डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। 1/0 टेंडिंग टू इन्फिनिटी को जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को हमें पढ़ना है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं। y इज इक्वल टू x की पावर 5, 2x की पावर 5 है, तो इंटीग्रेट द फंक्शन। मैं लिमिट नहीं दे रहा हूं कि कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, अभी इंडेफिनिट करना है। तो आप जब भी इंडेफिनिट करेंगे तो आंसर लिखेंगे प्लस c लिख देंगे बस। तो इंटीग्रेट द फंक्शन, लेकिन हमें जनरली डेफिनेट करना होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, अब समय नहीं है, ठीक है। तो इंटीग्रेट द फंक्शन, हमने लिमिट नहीं दिया कि हमने इसको कहां से कहां इंटीग्रेट किया, ये समय हमने अभी नहीं दिया, x की वैल्यू नहीं दिया आपको कि कहां से कहां आपको इसे इंटीग्रेट करना है। तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कैसे करोगे, बताया था, ये किसका फंक्शन है, x का, तो y dx लिखोगे ऑपरेटर, फिर y की वैल्यू लिख दो, y कितना है 2x की पावर 5 इंटू dx। रूल पढ़ो, रूल क्या बताया था कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो तो while इंटीग्रेटिंग द फंक्शन दिस कांस्टेंट विल कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन साइन, तो 2x की पावर 5 dx, यही तो आएगा। अब इसका फॉर्मूला अब अभी आपने पढ़ा, ये यही फॉर्म तो है। n की वैल्यू यहां पर कितनी है 5 है, तो आप इसे क्या पढ़ सकते हो, 2x की पावर n+1 मतलब 5+1 अपॉन 5+1, और ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो आपको आंख बंद करके यहाँ c लिख देना है। क्यों लिख देना है, क्यों क्या है, उसके चक्कर में अभी नहीं पढ़ना है। 2x की पावर 6 अपॉन में 6 प्लस c, तो क्या आ जाएगा x की पावर 6 क्यूब प्लस c, ये आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका आंसर, ठीक है। तो सभी बच्चों को ये क्लियर हुआ। 10 कहाँ होगा यार, आप दोनों फॉर्मूले लगा दे रहे हो क्या, डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा दे रहे हो मेरे भाई, ये डिफरेंशिएशन है। 5x की पावर 5 - 1 जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 5x की पावर 4। हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट नहीं करना है। डिफरेंशिएशन में होता है nx की पावर n-1, इंटीग्रेशन में होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, समझ गए। तो ये अपने पास इंटीग्रेशन है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट टर्न पे इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ेंगे और नियर अबाउट हम बेसिक मैथ्स को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम हो सकता है कल ही जो है वेक्टर भी हमारा शुरू हो जाए, ठीक है। तो एक बार हम वेक्टर और बेसिक मैथ्स कंप्लीट करेंगे, देन वी आर बेसिकली रेडी टू इंटर इन फिजिक्स, ओके। चलिए बच्चों फिर अच्छे से पढ़ाई करिए, जितना बताया है इसके बाद हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितना बताया है प्लीज आप जाके इसको रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज का मतलब क्या है, पन्ना पलटना नहीं है, कई बार समझाया पहले दिन भी, आप अभी से आदत बनाओ। रिवीजन का मतलब है जो बच्चे यहाँ नोट्स नहीं बनाए हैं वो खुद करके नोट्स बनाएंगे समझते हुए, या जो बच्चे नोट्स बना चुके हैं वो रफ कॉपी में इसको फिर से एक बार करते जाएंगे, ठीक है, और फिर नेक्स्ट टर्न पे आएंगे, ठीक है। कल आपका ऑफ भी है तो फिर मिलते हैं थर्सडे को, ओके। चलिए।